Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 10th of June 2024. So first of all, we are talking about infrastructural projects, the cost and the delays which we have been seeing in the different projects. तो बात करते हैं रूरल इंडिया के अंदर. ऑलरेडी भी हमने देखा था न्यूज़पेपर के अंदर कि डिलेज हो रहे हैं जो रूरल इंडिया के अंदर रोड्स बन रहे हैं उसके में, एंड ऑल्सो जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं. तो 448 इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स दे आर हिट बाय द कॉस्ट ओवररन of 5.55 लाख करोड़. रीजन फॉर टाइम ओवररन यहाँ पे जैसे दिखाया जा रहा है कि वेरियस प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में टाइम लग जाता है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं जैसे कि हमने देखा था NHAI की जो डेट है वो बढ़ती जा रही है, तो इंटरनल इश्यूज हैं, मैन पावर की शॉर्टेज है, इसके अलावा लिटिगेशन इश्यूज भी हैं. तो द नंबर ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट्स दे हैव डिक्रीज्ड to 514 if the delay is calculated on the basis of latest status of completion. So 792 projects delay हुए थे. And 448 projects they were reported by cost overruns. तो हमने देखा था कि रूरल इंडिया के अंदर भी जब ग्रामीण सड़क योजना की इम्प्लीमेंटेशन की हमने बात की थी तो 3 फेजेस में उसको डिवाइड किया था, और जो पहले 2 फेजेस थे वहां पे जो एलोकेटेड डिस्टेंस था इन किलोमीटर्स कि इतना किलोमीटर रूरल इंडिया के अंदर हम रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो ऑलमोस्ट अचीव किया गया था. बट जब हम बात करते हैं कि थर्ड फेज जो था वहां पे अंडर अचीवमेंट हमने देखी थी एंड स्लो डाउन देखा था. तो बहुत सारे एरियाज होते हैं जो कि हिली एरियाज होते हैं, या फिर वहां पे हम बोल सकते हैं जैसे फॉरेस्ट एरिया होता है, तो वहां पे लैंड क्लियर करना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इस वजह से हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं और मैन पावर शॉर्टेज होती है. तो ये कुछ इश्यूज होते हैं जो कि टाइम ओवररन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बोल सकते हैं. द नेक्स्ट, अग्निपथ स्कीम. इसमें कभी व्हाई? ना एक क्वेश्चन ये होता है कि हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सचिन भैया. बेसिकली जब सेंटर एक्वायर करता है बट जो स्टेट रहती है उसके रिगार्डिंग जो हम देखते हैं कि हर्डल्स आते हैं, तो उनको कम कैसे किया जा सकता है? इवन जुडिशरी या फिर जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो क्लियरेंस तो बेसिकली वहां से नहीं मिलती, तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इन सब? क्या बोल रहे हैं आप क्लियरेंस के लिए? बेसिकली स्टेट के रोल के लिए कह रहा हूँ, अगर सेंटर नेशनल हाईवेज निकालना भी चाहता है वहाँ पे, हम देख रहे हैं कि डिले हो रहा है. फॉर एग्जांपल झारखंड आदिवासी एरिया, गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ से हाईवेज निकल जाए, बट जो स्टेट है क्लियरेंस तो स्टेट ही या फिर लैंड एक्विजिशन तो स्टेट ही करके देगा. तो उसके लिए फिर मतलब क्या कर सकते हैं आगे? लॉ है या फिर जुडिशरी का रोल है जो हम डिले देखते हैं प्रोजेक्ट्स में? बेसिकली रोल ऑफ स्टेट. इसमें मुझे भी देखना होगा कि जो पेपर वर्क होता है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा उसमें हम डिले ना करें, या फिर जो हम बोलते हैं कि ओपन डिबेट होनी चाहिए. जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस वाले इश्यूज आते हैं जैसे हिमालयाज वाली साइड में, तो अगर डिबेट हो रही है और उसके ऊपर आप बोलते हैं कि जो भी हमारा पंचायत वहां पे लोकेटेड है उसको आप पहले से इंटीग्रेटेड करके चलते हैं तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आती आई थिंक. तो स्टार्टिंग से जो प्रोसीजर एलोकेटेड है अगर वो फॉलो किया जा रहा है तो आई थिंक हम डिले भी कर सकते हैं. जो डिले हो रहा है ओके, क्लियरेंस में उसको अवॉइड कर सकते हैं. थैंक यू.
Then next, Agnipath scheme, why it was introduced and the opposition which we are seeing for it. तो अग्निपथ स्कीम की बात करते हैं तो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स जो हैं वो अपोज कर रहे हैं इसको। कैंपेनिंग वो देखी जा रही है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जहाँ पे आर्म फोर्सेस जो है मतलब मेजर एम्प्लॉयर इन स्टेट्स में देखा जाता है। तो मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम को इन्हीं स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर बैकलैश मिल रहा है। तो अग्निपथ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था किस आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट के लिए। इसमें बेसिकली रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है बिलो द रैंक ऑफ ऑफिसर्स इंडिविजुअल्स के लिए ये है, एंड यंगर ट्रूप्स जो है फ्रंट लाइन पे उनको लाने के लिए ये बात करता है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें हम इनको अग्निवीर बोलते हैं। तो जो कैंडिडेट हैं जो कि 17 से लेकर 21 ईयर्स के बीच में है वो एलिजिबल होते हैं फॉर एनरोलिंग इन द अग्निपथ स्कीम। गर्ल्स की अगर बात करते हैं तो वो भी सेम एज लिमिट में उनके लिए भी ओपन है अग्निपथ में एंट्री। बट अभी तक हमने कोई ऐसा बोल सकते हैं कि रिजर्वेशन देखा नहीं विमेन के लिए स्कीम के अंदर। तो पेइंग और बेनिफिट्स की जैसे यहाँ पे दिखाया गया है बात करते हैं। तो अगर जो अग्निवीर है इफ दे डाई ऑन द ड्यूटी तो देयर फैमिली विल रिसीव अ सम ऑफ 1 करोड़ रुपीज, जो कि सेवा निधि पैकेज के अंदर उनको दिया जाता है। एंड जो फुल पे है फॉर द पीरियड विच द सोल्जर डिड नॉट सर्व। और डिसेबिलिटी का अगर केस होता है तो अग्निवीर जो है ही विल रिसीव अप टू 44 lakhs एज कंपेंसेशन अपनी डिसेबिलिटी के लिए। अब डिफरेंट कैसे है रेगुलर मिलिट्री सर्विसेज से अग्निपथ। तो रेगुलर सर्विसेज में जो सोल्जर देखते हैं उनकी तरह नहीं होता है। अग्निवीर जो होते हैं दे डू नॉट ड्रॉ द पेंशन पोस्ट रिक्वायर रिटायरमेंट। तो पेंशन का सिनेरियो अलग होता है। एंड ओनली 25% ऑफ जो अग्निवीर हैं दे विल बी सिलेक्टेड फॉर द फोर्सेस 4 ईयर्स के बाद, एंड तब उनको पेंशन बेनिफिट्स मिलेंगे। बट जो पहले 4 साल हैं उनके उनके सर्विस के, उसमें कोई पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं। तो जो स्कीम का एम दिखाया जा रहा है यहाँ पे वो ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जिसमें परमानेंट फोर्स है हमारी, उन लेवल को रिड्यूस करने की बात की जा रही है एंड डिफेंस पेंशन बिल को कट करने की बात की जा रही है। तो यही जो पेंशन के ऊपर पेंशन बिल का कॉन्सेप्ट है ये लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न बन जाता है गवर्नमेंट के लिए, जिसके ऊपर ही बैकलैश भी सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो अभी तक की बात करते हैं कि 2 बैचेस में 40,000 अग्निवीर को हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं एंड पोस्ट कर चुके हैं। बट इनके साथ भी इश्यूज देखे जा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था सियाचिन ग्लेशियर पे फ्रंट लाइन पे अग्निवीर की डेथ हो रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारी उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादा रिगरस होती है एंड विथ टाइम उनको आदत हो जाती है, दे गेट द टाइम टू अडेप्ट। बट अग्निवीर के केस में हम बोल सकते हैं कि वो चीज कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हम बोल सकते हैं कि इसलिए आ रहा है क्योंकि अग्निपथ स्कीम जो है इट क्रिएट्स लेस कैडर ऑफ सोल्जर्स जो कि सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं इफ यू कंपेयर टू दी फुल्ली कमीशन सोल्जर्स। बट पे उनकी लोअर होती है, बेनिफिट्स कम होते हैं एंड प्रोस्पेक्ट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग है जिसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये बैकलैश ऑपोजिशन के थ्रू भी मिल रहा है। तो क्योंकि मिलिट्री रिक्रूटमेंट को जब हम देखते हैं, जैसे हमने स्टेट्स देखी थी डिफरेंट डिफरेंट, वहां पे वहां पे हम देखते हैं कि मिलिट्री के अंदर जाना एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है, अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब होता है लोगों के लिए, जो कि अग्निपथ स्कीम के साथ कम होता हुआ दिख रहा है, लिमिटेड होता हुआ दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक मेजर रीजन है कि इसको बैकलैश मिल रहा है। द एंड नेक्स्ट। आई विल ऐड करूँ ना कि बेसिकली इसमें जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है कि आफ्टर सर्विस उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स रहते हैं बेसिकली उनको उनकी फैमिली को दिए जाएं। इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है।
एंड सेकेंडली जो स्टेट सर्विसेज रहती हैं उनमें प्रेफरेंस दी जा सकती है। एंड कारगिल कमेटी की रिपोर्ट थी कि बेसिकली सेना को यंग रखना जरूरी था, तो हमें कंटिन्यू तो इसी के साथ करना है, बट इसको रेगुलेट किया जा सकता हम्म। तो मेडिकल फैसिलिटीज को भी हम और कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हैं। Then how horses galloped into the human history. What a new study says. तो horse based transportation जो कि represent किया गया है as one of the seminal movement or for the humankind for connecting the ancient people, जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट करते थे, लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रैवल करते थे। एंड ऑल्सो वॉर्स के अंदर भी हॉर्सेस का मेजर रोल देखा जाता था। बट अगर बात करते हैं डोमेस्टिकेशन की और सब्सिक्वेंट ब्रॉड यूज ऑफ हॉर्सेस फॉर द पावर, तो ये हमने बाद में देखा। अब जीनोम डेटा का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एनालिसिस किया गया है फ्रॉम 475 एंशिएंट हॉर्सेस एंड देन 77 मॉडर्न हॉर्सेस का भी जीनोम लेके जीनोम डेटा लेके उसको एनालाइज किया गया है, जिससे रिवील हुआ है कि डोमेस्टिकेशन जो है इट एक्चुअली अकर ट्वाइस। पहली बार being a dead end, and which traced back the rise of horse based mobility around 2200 BC यूरेशिया के अंदर। एंड उसके बाद सेंचुरीज के बाद वापस से डोमेस्टिकेशन देखा गया। तो दो डोमेस्टिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। पहला जो कि सेंट्रल एशिया में हुआ 5500 ईयर्स पहले, जिसकी वजह से जो बेस था ऑन ऑब्टेनिंग मीट मिल्क मूवमेंट के लिए नहीं, बेसिकली हम बोल सकते हैं एज अ फूड उसको कंसिडर किया जा रहा था इन दी सेंट्रल एशिया। डोमेस्टिकेशन जो है सेकेंड टाइप का हमने देखा 4700 ईयर्स पहले वेस्टर्न रशिया के अंदर, जहाँ पे हॉर्स बेस्ड मोबिलिटी जो है वो एकदम से बढ़ने लगी थी अक्रॉस द यूरेशिया अबाउट 4200 ईयर्स अगो। तो ये स्टडी पब्लिश की गई है बाय द जर्नल नेचर एंड द जीनोम एविडेंस है वो दिखाता है कि जो पीपल है दे डबल द हॉर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी by halving the time between generations from 8 years to 4 years। तो दो मेजर अडेप्टेशन हमने देखी हॉर्सेस के डोमेस्टिकेशन को लेके। तो हॉर्स बेस्ड मोबिलिटी, इसकी वजह से लोग लार्ज डिस्टेंसेस कवर कर पाते थे, अपनी कम्युनिकेशन को स्पीड अप कर पाते थे। देन ट्रेड नेटवर्क्स जो थे एशिया के अराउंड एंड ऑल्सो यूरोप के अराउंड, उसमें उनकी जो एबिलिटी थी एक्सचेंज करने के लिए वो बेसिकली बढ़ गई। इसके बाद हम चारियट्स देखते हैं, कैवलरी देखते हैं, जिन्होंने रीशेप कर दिया पूरे ही वॉरफेयर को। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन ने हम बोल सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री को बहुत तेजी से चेंज किया है। तो यहाँ पे जैसे दिखाया भी जा रहा है, गेंघिस खान with an empire stretching from Sea of Japan to the doors of Europe. The world as we know it today has been shaped by horses। एग्रीकल्चर के अंदर भी जैसे यहाँ पे बात हो रही है कि हॉर्सेस को एज वर्किंग एनिमल कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि पहले से यूज किया जा रहा है। 200 ईयर्स अगो वॉशिंगटन न्यूयॉर्क के अंदर भी जो कैरेजेस थे उनको हॉर्सेस पुल करते थे। तो बहुत पहले से ही हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिकेशन जब से हुआ हॉर्सेस का, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा ओवरऑल ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर। तो पहली बार डोमेस्टिकेशन हुआ सेंट्रल एशिया के अंदर 5500 ईयर्स पहले। दूसरा डोमेस्टिकेशन हुआ यूरेशिया के अंदर, वेस्टर्न रशिया के अंदर 4700 ईयर्स पहले। देन बीइंग नेबरली, हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ओथ स्वेयर की एंड वहां पे कुछ नेबरिंग कंट्रीज से लीडर्स को भी इनवाइट किया गया था। तो लीडर्स साउथ एशिया से, इंडियन ओशन रीजन से, जो कि नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके स्वेयरिंग पे प्रेजेंट थे। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की कमिटमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है एंड ये भी दिखाता है कि इंडिया को जो नेबरहुड है उसके साथ इंडिया के स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। एक कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देता है दूसरी कंट्रीज को इंडिया के साथ इंगेज करने के लिए। एंड ऑल्सो जो क्रेडिबिलिटी है, नेशनल क्रेडिबिलिटी एंड ऑल्सो पर्सनल क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, उसको शोकेस करता है। यहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान लीडरशिप का एब्सेंस था
एंड चैलेंजेस दोनों कंट्री फेस करती हैं अपने टाइज को नॉर्मलाइज करने के लिए, जिसमें इंडिया ने हमेशा पीस को एंड द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को अपनी प्रायोरिटी रखा है एंड उन चैलेंजेस को हमेशा डील किया है। इसके अलावा चाइना के साथ भी बात करते हैं तो इंडिया जो है वो एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, चाइना भी इंडिया के लिए, एंड उसके साथ भी टाइज को वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बॉर्डर इश्यूज होते रहते हैं। तो ये नेबरिंग कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट करना हम बोल सकते हैं, कमिटमेंट दिखाता है इंडिया की टुवर्ड्स द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड ऑल्सो इंडिया का मेजर रोल जो कि ओवरऑल ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने में, जैसा कि G20 में भी हमने देखा इंडिया प्ले करता है, एंड एशिया के पावर डायनामिक्स जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को रीबैलेंस करने की बात करता है। द नेक्स्ट हाईवे टू क्लाइमेट हेल्थ, यहाँ पे हम बात करें जो टारगेट हमने सेट किया है ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ये हमारी लिमिट होगी, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में हमने देखा कि 2 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाना चाहिए हमारा जो टेम्परेचर का लेवल है। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस इन 2 डिग्री सेल्सियस की हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड की, तो 195 कंट्रीज जो हैं दे हैव साइन द पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंदर, वहां पे लिमिट करने की बात की गई ग्लोबल टेम्परेचर को। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लिमिट यहाँ पे देखा गया। WMO क्या कहता है हम देख लेते हैं। WMO की रिपोर्ट है जो कि बोलती है कि 80% चांसेस हैं कि एटलीस्ट एक बार 2024 और 2028 के बीच में हम एवरेज टेम्परेचर देखेंगे जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड कर जाएगा अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, जो कि पहली बार होगा हिस्ट्री में। तो हम कह सकते हैं कि जो थ्रेश होल्ड हमने दिया है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड का ग्लोबल टेम्परेचर, तो वो हम देख रहे हैं कि 2024 और 2028 के बीच में हो सकता है एज प्रिडिक्टेड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉमनली हम बात करते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेश होल्ड की। तो कैसे 1.5 डिग्री सेल्सियस हमने डिसाइड किया? फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो थी उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट दिखाई, ये थ्रेशोल्ड लगाया। कुछ रीजन्स हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में अगर इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो वो रिस्क काफी ज्यादा लेवल पे फेस करेंगे। तो डिफेंस लाइन की तरह इसको स्टैब्लिश किया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस को। क्या होगा अगर ये थ्रेशोल्ड को हम ब्रीच कर जाएंगे? तो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो ब्रीच भी कर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी ये हमारे, या हम ब्रीच नहीं करते हैं, जैसे 1.49 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर देखा जा रहा है बट लिमिट हमारी 1.5 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1.49 पे डिग्री पे रोक के हमने जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसको एलिमिनेट कर दिया। बस हम ये बोल सकते हैं कि जो टारगेट हमने सेट किया था फॉर एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, उससे लोअर हम रोक पा रहे हैं, बट उसके बाद भी टेम्परेचर में इंक्रीज होने की वजह से हीट वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ेगी, हीट वेव्स का टाइम पीरियड बढ़ रहा है ऑलरेडी, इराटिक रेनफॉल बढ़ेगा, देन हम बोल सकते हैं कि जो मॉनसून है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल लाइफस्टाइल ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। इसके साथ साथ कोरल ब्लीचिंग, मास कोरल ब्लीचिंग जैसे इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास भी देखा था हमने द ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर, अंडमान एंड निकोबार के पास भी हमने कोरल ब्लीचिंग के इवेंट्स देखे थे, जो कि जॉब्स को, फूड सेक्टर को, कोस्टल डिफेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो हाई ओशन टेम्परेचर जो कि ओवरऑल जो हमारा वर्ल्ड का टेम्परेचर है उसके इंक्रीज के साथ बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से ओशन करंट्स का जो फ्लो है वो भी इम्पैक्ट होगा, ओशन का सी लेवल है वो भी राइज होगा। तो थ्रेश होल्ड जो हमने सेट की है 1.5 डिग्री सेल्सियस की, इसको जब हम क्रॉस कर देंगे या इसको हम मेंटेन नहीं कर पाते तो हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से जो हमारा नेचुरल सिस्टम है
वो बिहेव करने लगेगा, जिसमें क्रायोस्फेयर आ जाता है। जैसा ये देख रहे हैं ग्रीनलैंड के अंदर भी आइस शीट्स जो है वो मेल्ट कर रही हैं। हिमालय के अंदर भी हम बोलते हैं कि जो प्रिडिक्टेड रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, उससे ज्यादा लेवल पे जो ग्लेशियर्स है उससे ज्यादा स्पीड में वो मेल्टिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ओशन एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे, वाटर टेम्परेचर, सरफेस वाटर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, बायोस्फीयर जिसमें हम मास डेथ ऑफ कोरल रीफ्स देखने वाले हैं। तो ये सब प्रिडिक्ट किया गया है बाय द रिपोर्ट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है ग्लोबल वार्मिंग से। तो एल नीनो का पीक जैसे देखा जा रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है टुवर्ड्स कूलर लानीनो। तो जो सेल्सियस लिमिट है, देखा जा रहा है कि अगले 5 साल में टेम्परेरीली हम ब्रीच कर सकते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट को। तो हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो रोल प्ले करती हैं, जिसके लिए कार्बन सिंक का बढ़ाना जरूरी है, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना जरूरी है, देन ओशन हेल्थ को मेंटेन करना जरूरी है। इसके साथ अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट जो हम देखते हैं, जो कि रीजनली टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जैसे इंडिया में दिल्ली के केस में देखा कि ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस को हम टच करने वाले थे। तो वहां पे जब हम ओपन स्पेसेस देंगे, वाटर बॉडीज को रिजेविनेट करेंगे, उसके साथ इवनली हम फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर को बढ़ाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि रीजनल इम्पैक्ट जो होता है हीट डोम जैसे इफेक्ट्स का, अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट्स का, उसको भी हम कम कर पाएंगे। तो 2024 से लेके 2028 के बीच में टेम्परेरीली वी विल बी ब्रीचिंग द 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट एज प्रिडिक्टेड बाय द रिपोर्ट फ्रॉम WMO। यहाँ पे करुण एक वर्ड है कूलर ला नीना। बेसिकली एल नीनो का पीक किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है कूलर कूलर ला नीना को, इसको एक्सप्लेन करोगे आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? इसमें अभी दिखाया जा रहा है कि अभी रिसेंटली लास्ट सीजन में देखा हमने एल नीनो था, मतलब इंडिया के केस में कम बारिश थी और पैसिफिक वाला रीजन जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पे ज्यादा बारिश थी। तो हम बोल सकते हैं इंडियन रीजन जो है, इंडियन ओशन रीजन में ड्रॉट लाइक कंडीशन ज्यादा बन रही थी, तो जो मॉनसून है वो वीकन हो जाता है इंडिया में। एंड अभी जो कमिंग मॉनसून सीजन है ये उसका बता रहा है कि हम कूलर ला नीना की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एल नीनो से ला नीना की तरफ हमारी ट्रांजिशन हो रही है। तो उसकी वजह से जो मस्करीन आइलैंड से हमारी साउथ वेस्टर्ली मॉनसून विंड्स आती हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी, और ओवरऑल हमारा जो मॉनसून है इंडिया के ऊपर और अफ्रीका वाले रीजन के पास, सोमालिया वाले रीजन के पास वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, एंड ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनेंगी पेरुवियन कोस्ट के पास। तो उसी की ये बात कर रहा ओके, थैंक। है जी। देन नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट बाल्टीमोर शिप एक्सीडेंट, द हाई स्टेक्स फॉर इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया का क्या स्टेक है ग्लोबल शिपिंग के अंदर? इंडिया मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबल शिपिंग के अंदर, जिसमें सी फेयरर्स हमने देखा उनका इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। ओशन गोइंग शिप्स के अंदर रेमिटेंसेस जो सी फेयर से आते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू अबाउट 15% ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि इंडिया रिसीव करता है हर साल। तो सी फेयरर्स का इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। तो डाली इंसिडेंट क्या था? तो डाली इंसिडेंट यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है, जो क्रू था ऑफ डाली, जो शिप थी हमारी, which caused the Baltimore accident was almost entirely Indian। वहां पे जो मैन फोर्स थी प्रेजेंट शिप के अंदर, उसमें मेजरली जो वर्कर्स थे दिखा जा रहा है कि वो इंडियंस ही थे। जो शिप थी उसको मैनेज किया जा रहा था बाय साइनर्जी मैरीटाइम ग्रुप, जो कि सिंगापुर बेस्ड कंपनी है एक, बट लार्जली उसको इंडियंस ही चलाते हैं। तो पोटेंशियली हम बोल सकते हैं जो डाली एक्सीडेंट था हमारा, इट कुड हैव रिजल्ट इन हाईएस्ट एवर मरीन इंश्योरेंस पे आउट, जिसमें कॉस्ट जो है 1.5 बिलियन को भी सरपास कर सकती थी। जो कि 2012 में जो कोस्टा कोस्टा कॉन कोस्टा कॉनकॉर्डिया क्रूज वेसल पे केस हुआ था उससे भी ज्यादा है। तो इससे क्या इफेक्ट आया है? तो हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशंस जो है मेंटेनेंस के लिए, उसमें निग्लेक्ट देखा गया बाय द मैनेजर्स, जिसकी वजह से कोलिजन हुआ। तो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो झेले जा रहे हैं बाय दी
साइनर्जी मैरिटाइम ग्रुप। तो इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है इसका, इंडियन सी फेयरर्स के लिए स्पेसिफिकली? तो रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन जो कि मैटर करती है बहुत ज्यादा, वो डायरेक्टली इस हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्ट होती है इस एक्सीडेंट के बाद, जो कि डाली एक्सीडेंट में हम बोल सकते हैं पोटेंशियली सीरियस डैमेज हुआ है टू द रेपुटेशन ऑफ इंडियन सी फेयरर्स एंड उनके स्किल्स को लेके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके क्वेश्चन उठे हैं। देन कॉम्पिटेंस को लेके क्वेश्चन उठे हैं कि कॉम्पिटेंस जो है एंड सर्टिफिकेशन जो है इंडियन सी फेयरर्स का, अगर उसको बॉच्ड पाया जाता है या रॉन्ग ऑपरेशन पाया जाता है ऑन द शिप स्टाफ, जिसने शायद कंट्रीब्यूट किया इस एक्सीडेंट को लेके, तो बोल सकते हैं ओवरऑल जो कॉम्पिटेंस है और क्रेडिबिलिटी है इंडियन सी फेयरर्स की, उसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने स्विफ्टली एक्ट किया, कोई भी इल फाउंडेड डैमेज या फिर रेपुटेशन के ऊपर जो सी फेयरर्स हैं उनके लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, एंड सक्सेसफुली हम बोल सकते हैं इंडिया ने अपने आप को हमेशा से एक हमेशा से अपने आप को सस्टेनेबली सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड स्टेट की तरह दिखाया है एज पर दी कैजुअलिटी इन्वेस्टिगेशन कोड, जो कि आईएमओ के द्वारा होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिपिक्ट करता है इंडिया की क्रेडिबिलिटी एंड इंडियन सी फेयरर्स की क्रेडिबिलिटी। तो इंडियन शिपिंग ऑफिशियल्स जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था उस साइट पे, ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि पूरा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन उनको दिया गया। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है इंडियन सी फेयरर्स, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी एंड उनकी जो रेपुटेशन है उसको कितना डैमेज हुआ है इन ओवरऑल डाली एक्सीडेंट। द बरेली केस एंड अ फ्लॉड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो बरेली केस की यहाँ पे बात हो रही है, स्पिरिट ऑफ लाइवलीनेस इन्वेस्टिगेशन के पूरे प्रोसेस के अंदर। तो क्या हुआ था यहाँ पे, इनिशियली हम देखते हैं कंप्लेंट की गई थी बाय द गर्ल्स मदर अबाउट अ मिसिंग पर्सन, जो कि 15 ईयर ओल्ड डॉटर थी उनकी, एंड शी वाज मिसिंग, एंड मेजर देखा जा रहा है कि सस्पेक्ट किया जा रहा था कि उनको किडनैप कर लिया गया है। बट कुछ दिन बाद जो थी द गर्ल, शी रीअपियर्ड एंड शी वाज claiming that she was taken to Delhi by some suspected person and she was raped by him। तो यहाँ पे इश्यूज क्या देखे गए, जो गर्ल थी शी रिफ्यूज टू गो अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि क्रिटिकल होता है ऐसे केसेस में, प्रोसिक्यूशन के केसेस में। तो लैक ऑफ मेडिकल एविडेंसेस की वजह से एंड जो नेग्लिजेंस है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स उनकी वजह से हमने देखा कि मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से केस जो है वो वीकन हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट जो थे, he or she did not direct the further investigation despite seeing कि यहाँ पे gaps already present है। तो सेक्शन 173 सब क्लॉज 8 CRPC का, जो कि अलाउ करता है किसी भी मजिस्ट्रेट को, ताकि वो आगे जो इन्वेस्टिगेशन है किसी भी केस की, या उनको लगता है अगर फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन है तो वो आगे डायरेक्ट कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो इश्यूज यहाँ पे अंडर ट्रायल डिटेंशन के बारे में बात की जा रही है एंड इंडियन क्रिमिनल सिस्टम जो चैलेंजेस फेस करता है। तो प्रोलॉन्ग्ड इनकारनेशन, मतलब वन ऑफ द ट्रेजेडीज जो देखी जाती है इंडियन प्रिजन सिस्टम के अंदर, वो देखा जाता है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है उनका प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है। तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है उनको बेसिकली प्रिजन में रखा जाता है जब तक उनका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता है या उनको जो भी कन्विक्शन मिलना है वो नहीं मिल जाता है। तो जो एक्यूज्ड बॉय था इस केस के अंदर, वो 4 साल तक हम बोल सकते हैं कि जेल के अंदर रहा। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का इशू यहाँ पे क्रिएट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि कोई रिपरकशन ही नहीं है। अगर रॉन्गफुल डिटेंशन हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए लेगा। तो जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है, अंडरमाइनिंग द पब्लिक कॉन्फिडेंस है, जो कि ओवरऑल हमारे जुडिशियल प्रोसेस की जो इंटेग्रिटी है उसकी इमेज को डैमेज करता है इन दी पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो इनके ट्रायल को ड्रैग किया गया इन दी फास्ट ट्रैक कोर्ट बरेली के अंदर, बट वहां पे भी हमने डिसरप्शन देखा क्योंकि कोविड-19 आ गया था। तो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन, मतलब प्रोलॉन्ग्ड अंडर ट्रायल जो है
डिटेंशन जो होता है हम बोलते हैं कि वो वायलेट करता है द राइट टू लिबर्टी एंड फ्री फेयर ट्रायल, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, लाइफ और लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करता है। तो ट्रायल जो इस केसेस में है इट स्पैंड अराउंड मोर देन 1500 डेज, जिसमें से 109 हियरिंग हमने यहाँ पे देखी। तो ओवर यूज इस केस में हम देख रहे हैं अंडर ट्रायल डिटेंशन का, दैट एंड अप पनिशिंग द पीपल इवन बिफोर दे आर कन्विक्टेड, जिसकी वजह से इनोसेंट जो हैं दे आर ऑल्सो प्रिज्यूम्ड एज गिल्टी इन द सोसाइटी। तो अंडर ट्रायल डिटेंशन का ओवर यूज कैसे वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेके आई गई थी फॉर द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, जिसको एक्सटेंड किया गया टिल 2026। बजटरी एलोकेशन उसको दिया गया अराउंड 2000 करोड़, जबकि ऑलरेडी सिस्टमैटिक चैलेंजेस से हम डील कर रहे हैं। क्या इश्यूज हमारे पास यहाँ पे आते हैं? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के पास, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जजेस नहीं है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग कोर्ट्स जो हैं वहां पे भी हम बोलते हैं कि इन केसेस को जब डेजिग्नेट किया जाता है तो जजेस को दोनों जगह पे मैनेज करना पड़ता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर भी और रेगुलर केसेस के लिए भी। तो रिफॉर्म्स की हमें यहाँ पे जरूरत है, जैसा कि ये केस हाईलाइट भी कर रहा है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं या फिर प्रोसिक्यूटरल ऑटोनॉमी होता है, जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एंड जुडिशियल सुपरविजन कैसे जो हमारा रॉन्गफुली जिनको इम्प्रिजन किया गया है उसमें जुडिशियल सिस्टम कैसे सुपरवाइज करेगा। तो इन सारे चैलेंजेस के लिए, ओवर यूज ऑफ अंडर ट्रायल के लिए हम बोल सकते हैं कि रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। बेल के इश्यूज, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है उनकी जो बेल एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि ऑफेंस का नेचर सीरियस था, एंड जो एक्यूज्ड बॉय था ही रिमेन्ड इन द जेल अंटिल जो रिजल्ट है वो नहीं आया। तो उनकी जो फैमिली थी इनडिफरेंस की वजह से और अंडर ट्रायल डिटेंशन के ओवर यूज की वजह से बेल भी नहीं मिल पा रही थी। तो बेल इश्यूज भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज भी हैं, एंड ऑल्सो सिस्टमैटिक चैलेंजेस हैं कि कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके, एंड जो जजेस हैं उनका भी हम बोल सकते हैं उनके भी वर्क को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो इस केस में हमें दिखाई देता है कि जो स्टीरियोटाइप है ऑफ women lodging the false accusation against men, वो भी एक क्रिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी हमें चाहिए कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसे केसेस जब आते हैं जब विमेन जो हैं वो फॉल्स एक्यूजेशन लगाती हैं ऑन द मेन, तो उसको कैसे हम डील करेंगे। एंड ये केस भी हाईलाइट करता है कि नेसेसिटी है हमारे सिस्टम में कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल है, जुडिशियल सुपरविजन है, उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो रिस्क है ऑफ रॉन्गफुल इम्प्रिजनमेंट उसको कम करने के लिए। देन नेक्स्ट ओनली 13.6, हाँ जी, नेक्स्ट ओनली 13.6% women were central to poll promises in 2024 but fewer were elected। तो 2024 लोकसभा इलेक्शंस के अंदर हमने देखा कि 33% रिजर्वेशन है विमेन्स के लिए इन दी लोकसभा, 18 लोकसभा जिसमें 74 विमेन होंगी अलोंग 469 मेन। तो यहाँ पे पूरे सिनेरियो की बात की जा रही है कि जब बिल को पास किया गया था पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने एक्सप्रेस किया था अपना सपोर्ट, एंड काफी हिस्टोरिकल था ये डेवलपमेंट। बट जो विमेन है दे रिमेन्ड लिमिटेड टू द वोटर्स एंड बेनिफिशियरीज। अभी के केस में ओनली 9.6% जो ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स थे इस इलेक्शन में, 11% of the candidates were contesting on a party ticket, they were women, only 9.6%, ऐसा डेटा हमें बताता है। बट पहले के केस से भी हम देखते हैं तो जो नंबर ऑफ विमेन है इन दी पार्लियामेंट वो इंक्रीज हुआ है। ऑल्दो जो पार्लियामेंट है वो इट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मेन ग्लोबली, इंडिया जो है इट लैग्स फर्दर बिहाइंड मोस्ट ऑफ इट्स पीर। तो बहुत सारी कंट्रीज में जिसमें 52 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड विच हेल्ड द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन 2023,
उसमें से देखते हैं हम कि मोस्ट ऑफ देम आर फॉरवर्ड टू इंडिया। अगर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द पार्लियामेंट, तो ग्लोबली वुमेन जो है दे कंप्राइज 26.9% ऑफ ऑल द एमपीज, एंड इंडिया जो है इट रैंक्ड 143rd among the 183 countries 18th लोकसभा इलेक्शन के अंदर एज पर आईपीयू डेटा। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जो 33% रिजर्वेशन दिया है उसको फुली यूटिलाइज किया जाए बाय द विमेन। एंड विमेन का हमने देखा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है हमारे इलेक्शन प्रोसीजर के अंदर वो भी इंक्रीज हुआ है, जिसमें विमेन वोटर्स के नंबर ने एक्सीड किया है। रिसेंटली हमने देखा भी था न्यूज के अंदर, जिसमें विमेन टू विमेन कॉन्टैक्ट हमें हेल्प करता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसमें आंगनबाड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज वो मेजर रोल प्ले करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। एंड जो इम्पोर्टेंस है इवन ऑफ वन वोट विच दे विल बी कास्टिंग, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस फैलाई गई है, जिसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है वोटिंग के अंदर। 33% रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर जिसको लाया गया था, 1/3 ऑफ द सीट्स लोकसभा के अंदर एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर फॉर द वुमेन, जिसको अभी देखा जा रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन है, तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी 9.6% कैंडिडेट्स जो हैं सिर्फ इस इलेक्शन में विमेन थी। देन नेक्स्ट इज एपी वर्सेस आंध्र प्रदेश वर्सेस तेलंगाना। दोनों स्टेट्स के बीच में हम बोल सकते हैं कि हमेशा से हमने देखा है इश्यूज रहे हैं। अभी एनडीए गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और बिहार से हमने देखा अलायंस मिला, जिसकी वजह से कोलिशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। एंड क्वेश्चन भी उठाया गया था कि बोथ बिहार और आंध्र प्रदेश जो है उन दोनों को ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, जिसके डिफरेंट डिफरेंट हमने देखा था कि क्राइटेरिया होते हैं। हिली एरिया, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस, उन कैटेगरीज के स्टेट्स को हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देते हैं, जिसकी वजह से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट उनको ज्यादा मिलता है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। आंध्र और तेलंगाना बाइफरकेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आंध्र का फॉर्मेशन 1956 में हुआ, जिसको फॉर्म किया गया बेसिकली बाय मर्जिंग दी आंध्र प्रदेश का जो स्टेट है एंड तेलंगाना का जो रीजन है, जो कि ईस्टर वाइल हैदराबाद स्टेट उसका पार्ट था लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर। अब जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ 1956 के अंदर, जिसने एड्रेस किया जो तेलंगाना रीजन का कंसर्न था एंड प्रॉमिस किया कि जैसे कि एरियाज हैं एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और डेवलपमेंट, वो दिया जाएगा एंड सेफगार्ड किया जाएगा। So we were talking about the bifurcation between the two states. तो आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट जो आया 2014 के अंदर, उसने बेसिकली आउटलाइन किया डिविजन ऑफ एसेट्स को, लायबिलिटी को एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को। तो हैदराबाद जो है उसको जॉइंट कैपिटल बताया गया दोनों स्टेट्स का फॉर अ पीरियड अप टू 10 years। तो 2014 के अंदर तेलंगाना को फॉर्म किया गया, जिसमें सेपरेट किया गया नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है आंध्र प्रदेश का उसको, एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। इससे क्या हुआ, मर्ज हो गया एरिया, जो हैदराबाद स्टेट का एरिया था तेलुगु स्पीकिंग एरिया बेसिकली आंध्रा के साथ, एंड क्रिएट किया एक इनलार्ज्ड आंध्र प्रदेश। तो 1953 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, इट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहली स्टेट थी आंध्र प्रदेश, जिसमें सेपरेट किया गया तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास स्टेट से। तो डिमांड क्या थी यहाँ पे, डिमांड थी कि तेलंगाना को सेपरेट किया जाए। ये धीरे धीरे अराइज होने लगा क्योंकि रीजनल डेवलपमेंट में इनइक्वालिटीज देखी गई, स्कीम्स के एलोकेशन के अंदर इनइक्वालिटीज देखी गई। तो डिवीजन ऑफ एसेट्स को लेके, लायबिलिटी को लेके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में इश्यूज क्रिएट होने लगे, जिसको आउटलाइन भी किया गया आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के अंदर। अभी भी बट ये इश्यूज अनरिजॉल्व्ड हैं। तो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इश्यूज जब आने लगे, जिसमें आंध्र प्रदेश ने इस्टेब्लिश किया अपना नया कैपिटल दैट इज अमरावती, एंड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल चैलेंजेस वो फेस कर रहा था। बट तेलंगाना की बात करते हैं तो इट फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज और डेवलपमेंटल इश्यूज। तो तेलंगाना विद हैदराबाद एज अ मेजर आईटी हब
उसका बोल सकते हैं हम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक बेस था एज कम्पेयर टू दी अदर एरियाज। पॉलिटिकल इश्यूज भी यहाँ पे होने लगे जिसने रीशेप किया हमारे ओवरऑल डायनामिक को दोनों स्टेट्स के बीच में। तो बाइफरकेशन ऑफ आंध्र प्रदेश इनटू तेलंगाना, इसकी वजह से नए चैलेंजेस आने लगे गवर्नेंस और डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसा यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है, इट प्रोवाइडेड स्टेबल गवर्नेंस इनिशियली, बट पॉलिटिकल चैलेंजेस आते गए, रिसोर्स शेयरिंग के ऊपर चैलेंजेस आते गए। तो जो डिवीजन था वेरियस इंस्टीट्यूशंस का और कॉर्पोरेशन का, जिनको शेड्यूल 9 और शेड्यूल 10 के अंदर हम बोल सकते हैं डिफाइन किया गया था इस एक्ट में, तो दोनों स्टेट्स के बीच में उसके ऊपर भी कंसेंसस जो है वो कंप्लीट नहीं है अभी भी बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, जिसके लिए एक्सपर्ट कमिटीज बिठाई जा रही हैं। एंड जो पेंडिंग पावर जनरेशन ड्यूज हैं, डिवीजन है आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसेट्स का, कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो वाटर शेयरिंग है, ये अभी भी कुछ इश्यूज हैं जो कि चल रहे हैं एंड इनके ऊपर एक्सपर्ट कमिटीज बिठा के हम इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट अगर यहाँ पे होगा तो हम बोल सकते हैं कि इन इश्यूज को रिजॉल्व करना इजी हो जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाएगा दोनों स्टेट्स के बीच में। जुडिशियल मैकेनिज्म, एसेट डिवीजन का जो इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए हम बोल सकते हैं कि जुडिशियल मैकेनिज्म का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको एक्ट करना चाहिए। इसके अलावा स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब स्पेशल स्टेटस मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक पैकेजेस मिलेगा, तो वो दोनों स्टेट्स के लिए होना चाहिए, ताकि ग्रांट ऑफ एलोकेशन जो है इट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन्स दोनों ही स्टेट्स के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा साथ साथ, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें। तो जो ओवरऑल मैकेनिज्म है ऐसे इंटर स्टेट बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए, जो कि दूसरे स्टेट्स में भी हम देखते हैं, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, तो वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट का रोल, जिसमें आर्टिकल 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी बात करता है कि सब्जेक्ट टू द provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute। जिसमें से एक डिस्प्यूट हमारा ये भी है कि if between two or more states, so far the dispute जो है it involves any question on which the existence of a legal right depends, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगी एंड वो डिसाइड करेंगे डिस्प्यूट के बीच में। तो सरकारिया कमिटी 1988 में जो किया है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। एंड जोनल काउंसिल्स का क्रिएशन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1956 में उन्होंने मेंशन किया है इसको, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। इसमें 5 जोनल काउंसिल्स को सेटअप भी किया गया, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को भी सेटअप किया गया 1971 के अंदर। देन नेक्स्ट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लो कॉस्ट एमआरआई मशीन, इट कैन इम्प्रूव द एक्सेस टू डायग्नोस्टिक्स इन इंडिया। तो लो पावर मेंटेनेंस, तो एमआरआई जो है इनएक्सेसिबल होती है क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो वल्नरेबल सेक्शन भी है हमारा वो एमआरआई ज्यादातर ऑप्ट नहीं करते क्योंकि वो टेस्ट जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। तो जो नया डिजाइन है उसमें डीप लर्निंग एल्गोरिदम को यूज किया जा रहा है एंड डेटा को बेसिकली ट्रेन किया जा रहा है फ्रॉम इमेजेस टू ऑर्गन, जिसकी वजह से बैकग्राउंड नॉइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इमेजेस और शार्पन आएंगी और क्लियर आएगी। क्लियर इमेज ऑफ ब्रेन टिश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड, स्प्लीन, इनको ऑब्टेन किया गया इस नए मॉडल को यूज करके। लो स्ट्रेंथ मैग्नेट्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है एमआरआई मशीन के अंदर, जो कि फ्यूअर आर्टिफैक्ट्स को जनरेट करते हैं। क्यों? इम्प्लांट्स की वजह से, प्रोस्थेटिक्स की वजह से। एंड ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये बेसिकली जो रिजल्ट आते हैं, रिपोर्ट आती है, उसमें मिसलीड भी कर देते कई बार डॉक्टर्स को, जैसे कि पेस मेकर्स को भी स्कैन कर रहे हैं, विच कैन नॉट बी डन विद हाई स्ट्रेंथ मशीन, इसलिए लो स्ट्रेंथ मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। एमआरआई हमें हेल्प करता है कि हम माइन्यूट डिटेल्स को भी बॉडी के अंदर बेसिकली
विजुअलाइज कर पाए। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है डिटेल्ड इमेज हर इंटरनल स्ट्रक्चर का ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें ऑर्गन से लेके बोन, मसल्स, ब्लड वेसल्स, हर चीज को ये मैप करता है। तो MRI जो है वो स्कैन करता है, इमेज क्रिएट करता है बॉडी का, जिसमें लार्ज मैग्नेट्स को यूज किया जाता है एंड रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है। इसमें कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती जो कि एक्सरे अल्ट्रासाउंड के केस में देखा जाता है। तो वर्क कैसे करता है? मशीन जो होती है हमारी MRI की, जैसे इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि बीच में एक ट्यूब लाइक शेप, सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो ह्यूमन है उसको प्लेस किया जाता है। एंड देन हम बोल सकते हैं कि MRI स्कैनर जो है वो बॉडी के अराउंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे एटम जो है हमारी बॉडी के अंदर वो भी सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब जो रेडियो वेव्स हैं विच आर सेंट फ्रॉम द MRI मशीन, एंड जो एटम्स हैं ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव करते हैं। रेडियो वेव्स जनरेट होती हैं, उनको बाद में टर्न ऑफ किया जाता है। जो एटम्स रिटर्न किए थे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, वापस से उनको रेडियो सिग्नल भेजा जाता है। अब इन सिग्नल्स की वजह से क्या होता है, यही जो सिग्नल है ये कंप्यूटर की तरफ जाते हैं जिनको इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। एंड जो पार्ट ऑफ बॉडी जिसका MRI हमें करना था, उस पार्ट ऑफ बॉडी का इमेज हमें मिल जाता है मॉनिटर के ऊपर। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज किया जाता है। बात हो रही है कि MRI इट मे बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जो टोमोग्राफी CT जो होता है, उस CT स्कैन जैसे बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है कि व्हेन ऑर्गन्स या फिर सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उनको जब स्टडी कर रहे होते हैं, MRI जो है वो अच्छे से हमें डिफरेंस बता पाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में एंड अबनॉर्मल सॉफ्ट टिश्यूज के बीच में। तो आयनाइजिंग रेडिएशन यूज नहीं किया जाता है, इसलिए रिस्क ऑफ एक्सपोजर भी नहीं होता है टुवर्ड्स द रेडिएशन MRI के प्रोसीजर के अंदर। न्यू MRI में बेसिकली हम बोल रहे हैं कि 50 टाइम्स चीपर ये हो जाएगा कन्वेंशनल MRI से, जिसकी कॉस्ट विच कॉस्ट बिटवीन 9 करोड़ से लेके 13 करोड़ तक इंडिया के अंदर। तो इस कॉस्ट को हम 18.4 लाख रुपीस बनाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लाइट वेट और पोर्टेबल इस मशीन को बनाया जा सके, जिससे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि शील्ड रूम या फिर हीलियम कूलेंट्स जो कि इसमें यूज किए जाते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत तो होगी ही, बट उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो पावर रिक्वायरमेंट्स भी उसके हिसाब से इसकी कम हो जाएंगी। अभी हाई पावर सोर्सेज की हमें जरूरत होती है, तो तब इसको जो स्टैंडर्ड वॉल पे हमारे सॉकेट लगे होते हैं उसमें भी हम प्लग इन कर पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसमें डिफरेंस आएगा, जैसे कि 0.05 टेस्ला मैग्नेट्स को यूज किया जाएगा एज कंपेयर टू अभी जो मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं 1.5 टेस्ला टू 3 टेस्ला मैग्नेट्स कन्वेंशनल MRI मशीन्स के अंदर। इसके अलावा जो ML है, मशीन लर्निंग है, उसका एल्गोरिदम का भी यहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम, जिससे इमेज की क्वालिटी को हम और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। जो नॉइस आ रही है, मतलब डिसरप्शन जो हो रहा है, जो कि इमेज की शार्पनिंग को कम करता है, उसको हम कम कर देंगे एंड और इमेज की क्वालिटी को बढ़ा देंगे, जो कि कंपनसेट करेगा फॉर द लोअर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लिनिकल एप्लीकेशन, जैसे कि इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज में चाहिए होता है, क्विक असेसमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए होता है ऑन साइट, उन केसेस के लिए नया MRI आइडियल हो जाएगा। पेडियाट्रिक यूज के लिए, चिल्ड्रन को स्कैन करने के लिए, जहाँ पे नॉइस ज्यादा होती है, वो स्टिल नहीं रह पाते इतनी देर तक, तो और क्लियर इमेज लाने के लिए हम इस न्यू MRI मॉडल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेटल सेफ्टी, अब क्योंकि लोअर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यूज किए जाएगा, तो जो उसकी एबिलिटी है कि किसी दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट को वो अपनी तरफ पुल कर ले मशीन, वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो पेशेंट है उसकी जो सेफ्टी है, जैसे इम्प्लांट्स है या प्रोस्थेटिक है, हमने देखा कि जो पेस मेकर लगा होता है वो भी कई बार उससे प्रॉब्लम होती है MRI मशीन के अंदर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो उन बोल सकते हैं हम उन सेफ्टी कंसर्न्स को भी हम कम कर देंगे पेशेंट के लिए। तो ये ओवरऑल पूरा मॉडल है नया MRI का, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो जाएगी बाय 50 टाइम्स, पावर जनरेशन कम सोर्स में भी काम चल जाएगा हमारा, जो
कॉमन हमारे सॉकेट लगे होते हैं वॉल पे, उससे उसको भी हम यूटिलाइज करके एमआरआई मशीन को यूज कर पाएंगे एंड और ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा फॉर द वल्नरेबल सेक्शन। तो हाइड्रोजन लाइन अ यूनिक सिग्नल, हाइड्रोजन लाइन यहाँ पे बात हो रही है डिस्टेंट स्टार्स को एंड एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस के बाद हमने स्टडी किया और हाइड्रोजन लाइन को डिफाइन किया। तो हर एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है। इन दोनों ही एटम्स के पास हम बोल सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के पास अपनी स्पिनिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पे अप या डाउन स्पिन करते हैं किसी भी गिवन टाइम पे। एंड जब ये दोनों पार्टिकल स्पिन करते हैं दे आर पॉइंटिंग अप, या तो अप पॉइंट कर रहे होते हैं तो डाउन पॉइंट कर रहे होते हैं, तो अलाइंड होते हैं। एंड व्हेन दे आर पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर एंटी अलाइंड। अगर ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट करें तो दे आर अलाइंड, नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट करें तो दे आर एंटी अलाइंड। एंड जब एंटी अलाइंड होता है मतलब नीचे पॉइंट कर रहे होते हैं, तो एटम जो होता है इट विल हैव मोर एनर्जी अलाइंड के केस से अगर उसको कंपेयर करें। तो एक्सेस एनर्जी जो है उसको शेड करेगा वो इलेक्ट्रॉन जब वो स्पिन कर रहा होता है। जो उसको शेड करने के लिए क्या करता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, जिसकी रेडिएशन 21 सेंटीमीटर्स तक होती है। एंड उसी एक्सेस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम हाइड्रोजन लाइन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इस एमिशन को 1951 में डिस्कवर किया गया था पहली बार, जिसने रेडियो एस्ट्रोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया। इसकी वजह से हमने क्लाउड ऑफ कोल्ड न्यूट्रल हाइड्रोजन एटॉमिक गैस को पहली बार डिटेक्ट किया गैलेक्सी के अंदर। एंड हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है इसके लिए, तो एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो इसको डिटेक्ट अभी कर पाते हैं। तो हाइड्रोजन लाइन मतलब जब हमारे पार्टिकल्स एंटी अलाइंड है तो ज्यादा एनर्जी होगी अलाइंड के केस से, तो ज्यादा एनर्जी को वो शेड करेंगे। तो एक्सेस एनर्जी को जब वो शेड करेंगे अपनी स्पिनिंग को फ्लिप करके, वो होता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन, रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। एंड उसी रेडियो मैग्नेटिक रेडिएशन को हम हाइड्रोजन लाइन बोल रहे हैं। The Rosette Nebula is a large hydrogen, sulfur, and oxygen gas cloud, which is 5,200 light years away from Earth. तो इतना दूर है ये। Then last we're talking about cashless health claim settlements. IRDAI, it asks the insurers to deploy the system. तो रेगुलेटर्स ने यहाँ पे बेसिकली बोला डेडिकेटेड हेल्प डेस्क होना चाहिए फिजिकल मोड में हॉस्पिटल्स के अंदर, ताकि ऐसे कैशलेस रिक्वेस्ट को हम डील कर पाए या असिस्ट कर पाए। तो फाइनल ऑथराइजेशन जो है इंश्योरर को उसके जो ग्रांट करने की बात होती है उसके बारे में बात हो रहा है कि कैसे उसको बेसिकली दिया जाएगा, क्लेम सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमिटी जो कि 3 मेंबर सब ग्रुप है पीएमसी, दैट इज क्लेम्स रिव्यू कमिटी सीआरसी। आईआरडीआई बोलते हैं कि कोई भी क्लेम जो है उसको रेप्यूडिएट नहीं किया जा सकता विदाउट द अप्रूवल ऑफ क्लेम्स रिव्यू कमिटी। So third party administrators, they should collect the required documents from the hospital, and जो policy holders हैं they shall not be required to submit any documents. तो challenges face किए जाते हैं by insurance companies, जिसमें claims को कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, हेल्थ कंसर्न्स को क्लासिफाई नहीं किया जाता है ढंग से, तो डिलेज होते हैं इसकी वजह से। तो एवरी इंश्योरर शुड स्ट्राइव टू अचीव 100% कैशलेस क्लेम सेटलमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर, ऐसा आईआरडीआई बोलता है। एंड अगर आईआरडीआई की ही हम बात करते हैं, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 10 मेंबर बेसिकली बॉडी होती है जिसमें 5 फुल टाइम मेंबर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ऑटोनॉमस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आईआरडीआई एक्ट 1999 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। 10 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रेगुलेशन हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, ताकि उसकी साउंडनेस बढ़ी रहे, इंटेग्रिटी बनी रहे, रेगुलेशंस क्या लेके आने चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा,
रेगुलेशन कैसे होगा इंश्योरेंस कंपनीज का, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को कैसे सेव करेंगे हम। इसके अलावा रिपोर्टिंग जो होती है फाइनेंशियल नॉर्म्स के ऊपर, उसको भी स्पेसिफाई करता है ये इंश्योरेंस कंपनीज को लेके। सॉल्वेंसी मार्जिन के मेंटेनेंस के जो इश्यूज आते हैं उनको मेक श्योर करता है। रूरल एरियाज और वल्नरेबल सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी का, उसको कवरेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस का, उसको मेक श्योर करता है। तो इन केसेस में IRDAI, जिसने रिसेंटली अचीवमेंट की भी बात करते हैं, इट केम अप विद जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जिसमें 100% मोटर इंश्योरेंस की बात की थी IRDAI ने। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी in motor insurance. So that is all. We have covered comprehensively every article in today's newspaper. Thank you so much for joining, everyone. I hope it was a fruitful session. Keep learning and keep watching Ansarkari. Thank you.